गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम तथा स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ, और अपन ने बताया था कि जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ हैं वो तरंग संख्या न्यू बार का जो सूत्र होता है RH 1/N1² माइनस 1/N2², इससे बताई जाती है स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ। यहाँ पे N1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर, और N2 उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है। अब देखिए, अपन ने बताया थी कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, रेखीय होता है, लीनियर होता है। और जो हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती है, और वो रेखाएं क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाती है या स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहलाती है। ठीक है, यानी स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं जिससे क्या बनती है, स्पेक्ट्रम की श्रेणियां बनती है। और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त होती हैं उनको अपन ने इस प्रकार से बताया था। एक तरफ अपन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के नाम लिखेंगे, एक तरफ निम्न ऊर्जा स्तर N1 के मान, और दूसरी तरफ उच्च ऊर्जा स्तर N2 के मान। ठीक है। अब यहाँ निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर दो है, यानी ये श्रेणियां कब प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है ना। और अपन ने ये जो तरंग संख्या का सूत्र है ये भी कैसे प्राप्त किया था, एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो पहले उसकी ऊर्जा ज्ञात की थी, फिर उसकी आवर्ती ज्ञात की थी, फिर उनसे ज्ञात की थी तरंग संख्या। ठीक है। तो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां भी इलेक्ट्रॉन जब एक ऊर्जा स्तर से या एक कोश से दूसरे कोश में संक्रमण करता है तो प्राप्त होती है। अब अपन ने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणियां क्या क्या बताई थी। पहली स्पेक्ट्रमी श्रेणी थी लाइमन श्रेणी, जिसके लिए N1 का मान था 1 और N2 के मान 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। दूसरी थी बामर श्रेणी, जिसके लिए N1 का मान 2 और N2 के मान 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। तीसरी थी पाश्चन श्रेणी, जिसके लिए N1 का मान 3 और N2 के मान 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। चौथी थी ब्रैकेट श्रेणी, जिसके लिए N1 का मान 4, N2 का मान 5, 6, 7, 8 डैश डैश डैश। पांचवी फंड श्रेणी, N1 का मान 5, N2 का मान 6, 7, 8 डैश डैश डैश। छठी
हम्फी श्रेणी, N1 का मान 6, तो N2 का मान स्टार्ट हो जाएगा 7 से, 7, 8, 9 डैश डैश डैश, है ना। तो आप इन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों में देख सकते हो कि जो पहली श्रेणी है लाइमन, वो पहले कोष में प्राप्त होती है, दूसरी श्रेणी दूसरे कोष में, तीसरी श्रेणी तीसरे कोष में, चौथी श्रेणी चौथे कोष में, पांचवी श्रेणी पांचवें कोष में, छठी श्रेणी छठे कोष में, है ना। तो इनके निम्न ऊर्जा स्तर के मान इस प्रकार से हैं। पहली श्रेणी के लिए 1, दूसरी के लिए 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4, पांचवी के लिए 5, छठी के लिए 6। और जो उच्च ऊर्जा स्तर के मान हैं वो इनके निम्न ऊर्जा स्तर के आगे से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे लाइमन के लिए निम्न ऊर्जा स्तर 1 है, तो उच्च ऊर्जा स्तर के मान स्टार्ट हो गए 2 से। बामर के लिए निम्न ऊर्जा स्तर का मान 2 है, तो इसके उच्च ऊर्जा स्तर का मान स्टार्ट हो गया 3 से, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए, अब लाइमन श्रेणी है, अपन ने कहा श्रेणियों में बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती है। कल अपन ने डायग्राम बनाया था, प्रत्येक श्रेणी में बहुत सारी क्या थी, रेखाएं थी, है ना। अब वो रेखाएं कहां से आती है, उच्च ऊर्जा स्तर से। कहां से आती है, उच्च ऊर्जा स्तर से। अब जैसे अपन ले लेते हैं पहली श्रेणी को, कौन सी को, लाइमन श्रेणी को, ठीक है। अब अपन को पूछ लिया जाए कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए N1 और N2 के मान बताओ। अब लाइमन श्रेणी है, उसके लिए N1 का मान तो कितना होगा, 1। अब प्रथम रेखा किससे आएगी, दूसरे कोष से, तो N2 का मान प्रथम रेखा के लिए कितना हो जाएगा, 2। तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए N1 बराबर 1, N2 बराबर 2। अब अपन को कह दे लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए, लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए N1 और N2 के मान बताओ। तो लाइमन श्रेणी है तो N1 का मान तो फिक्स है, 1 ही रहेगा। अब दूसरी रेखा है, तो दूसरी रेखा कहां से आएगी, तीसरे कोष से, है ना। तो दूसरी रेखा के लिए N2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहली रेखा के लिए N2 बराबर 2, दूसरी रेखा के लिए N2 बराबर 3, तीसरी रेखा के लिए N2 बराबर 4, चौथी रेखा के लिए N2 बराबर 5, पांचवी रेखा के लिए N2 बराबर 6, है ना। इस प्रकार अपन इन श्रेणियों की रेखाओं के लिए N1 और N2 के मान बता सकते हैं। अब अपन को पूछ लिया जाए कि जो ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि जो ब्रैकेट श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए N1 और N2 के मान बताइए। अब ब्रैकेट श्रेणी है, उसके लिए N1 का मान तो फिक्स है 4, है ना। अब आपको दूसरी रेखा के लिए पूछा है, तो दूसरी रेखा, अब इसमें पहली रेखा तो आएगी 5वें से और दूसरी रेखा आएगी 6ठे से। तो दूसरी रेखा के लिए N2 का मान कितना हो गया, 6। तो ब्रैकेट श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए N1 बराबर 4, N2 बराबर 6, है ना। तो इस प्रकार से अपन किसी भी श्रेणी की कौन सी रेखा है उसके लिए N1 और N2 के मान है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने हाइड्रोजन परमाणु की क्या हो गई, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां और उनसे संबंधित क्वेश्चंस, उनके N1 और N2 के मान, इसका डायग्राम है वो अपन ने कल बता दिया था। तो ये अपना नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो कंप्लीट है। इसमें अपन ने नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में पहले अपन ने इसके 6 मुख्य बिंदु बताए थे,
ठीक है, कि वो जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है उनको क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। ये इस प्रकार होते हैं K, L, M, N, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या n स्क्वायर से बताई जाती है, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर से बताई जाती है। अब इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर उसी कोष में गति करता है जिसके कोणीय संवेग mvr का मान nh/2π के बराबर होता है। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अपनी ऊर्जा में हानि नहीं करता है। जो क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि कोई आवेशित कण यदि चक्कर लगाता है ऊर्जा में हानि करता है ना, तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में हानि नहीं होती, बल्कि होता क्या है, वो जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है और वो अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ये अपन ने नील्स बोहर में पॉइंट्स बताए थे। फिर अपन ने बोहर के मॉडल में अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे। पहले अपन ने किया था कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग v ज्ञात किया था। फिर कोष की त्रिज्या रेडियस स्मॉल r ज्ञात किया था। फिर अपन ने कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E ज्ञात की थी। फिर कोष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति न्यू ज्ञात की थी। और फिर अपन ने एक कोष से दूसरे कोष में संक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा, आवृत्ति और तरंग संख्या का फॉर्मूला बताया था। और फिर अपन ने ये हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। तो इस टाइप से अपना नील्स बोहर का क्या था, परमाणु मॉडल था, जो कि परमाणु की स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसने परमाणु की स्पेक्ट्रम यानी परमाणु की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बहुत सी बातें हैं वो क्लियर कर दी थी। अब देखिए, अब अपन बोहर के मॉडल की कमियां देखेंगे। बोहर के मॉडल की कमियां। तो देखिए, बोहर ने अपना मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए दिया था। यानी इस सिद्धांत में जो भी पॉइंट्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही लागू होते हैं। तो यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन पर ही लागू होता है। ठीक है। दूसरी कमी यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की व्याख्या नहीं कर सका। बोहर है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की व्याख्या नहीं कर सका। तीसरा, यह
स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के स्टार्क प्रभाव तथा जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। अब स्पेक्ट्रमी श्रेणियों का स्टोर्क प्रभाव और जीमान प्रभाव। अब स्टोर्क प्रभाव है वो क्या है? स्टोर्क प्रभाव में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। स्टोर्क प्रभाव में कौन सा क्षेत्र लगाया जाता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र प्लस माइनस से, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में से जब किसी स्पेक्ट्रमी श्रेणी को गुजारा जाता है तो उसका क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है। इसे स्टोर्क प्रभाव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी श्रेणी का विपाटित होना क्या है? स्टोर्क प्रभाव है। इसको ये नहीं समझा सका। और जो जीमान प्रभाव है, ठीक है ना, जीमान प्रभाव में विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी स्पेक्ट्रमी श्रेणी या विकिरण का विपाटित होना, ये क्या है? जीमान प्रभाव है। इसको ये क्लियर नहीं कर सका। परमाणुओं द्वारा अणु निर्माण की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है। और यह परमाणुीय कणों तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली सिद्धांत हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आदि की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये परमाणुीय कणों या प्रकाश की द्वैत प्रकृति को नहीं समझा सका। डी ब्रोगली सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं कहा इसने, और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। अब ये जो आप देख रहे हो, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ये अपन पढ़ेंगे परमाणु संरचना के आधुनिक मॉडलों में, जो इसके नील्स बोहर के जस्ट बाद में स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। तो ये अपन परमाणु संरचना के आधुनिक मॉडल में पढ़ेंगे, जिनके बारे में नील्स बोहर ने नहीं बताया था। तो ये नील्स बोहर के मॉडल की बैनमैन कमियां थी।
अब देखिए अब अपन करेंगे परमाणु संरचना के आधुनिक मॉडल। उसमें अपन पहले देखेंगे क्वांटम यांत्रिकी। अब ये जो क्वांटम यांत्रिकी है ये भौतिक विज्ञान की शाखा है, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा परमाणुीय कणों की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा क्वांटा या फोटोन। क्वांटा या फोटोन क्या होते हैं, प्रकाश का किसी सतह से उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। उन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा जाता है, क्वांटा या फोटोन, ठीक है। तो ये क्वांटम यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की शाखा होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर प्रकाश तथा परमाणुीय कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी द्वैत प्रकृति का अध्ययन है वो किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अपन पहले करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब प्रकाश की द्वैत प्रकृति को बताया था आइंस्टीन ने। प्रकाश की द्वैत प्रकृति को किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। अब आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश है वो दोहरा व्यवहार दर्शाता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति मतलब दोहरा व्यवहार। प्रकाश दोहरा व्यवहार दर्शाता है। कैसे, प्रकाश का गमन तरंग के रूप में होता है। प्रकाश का गमन है वो किसके रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। तो इसे प्रकाश की कौन सी प्रकृति कहेंगे, तरंगीय प्रकृति। इसे प्रकाश की तरंगीय प्रकृति कहेंगे, ठीक है। और प्रकाश का किसी सतह के द्वारा उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है।
तो प्रकाश का किसी सतह के द्वारा उत्सर्जन प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो ये प्रकाश की कौन सी प्रकृति है? कणीय प्रकृति। तो आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश है वो दोहरा व्यवहार दर्शाता है, मतलब प्रकाश एक तो तरंगीय प्रकृति दर्शाता है और एक कणीय प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश का गमन तरंग के रूप में होता है, ये तरंगीय प्रकृति हो गई। और प्रकाश का किसी सतह के द्वारा उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिनको क्वांटा या फोटोन कहते हैं, ये कणीय प्रकृति होगी। अब ये जो क्वांटा या फोटोन है, इसकी ऊर्जा को बताया जाता है E बराबर एच न्यू से। इसकी ऊर्जा को किससे बताया जाता है? E बराबर एच न्यू से, जो है ऊर्जा की प्लांक समीकरण। ये ऊर्जा की प्लांक समीकरण होती है, जबकि E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर है, ये होती है ऊर्जा की आइंस्टीन समीकरण। तो E बराबर एच न्यू, ये तो ऊर्जा की प्लांक समीकरण है। E बराबर एम सी स्क्वायर ऊर्जा की आइंस्टीन समीकरण है। ठीक है, E का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ऊर्जा। H का मतलब यहाँ पे प्लांक स्थिरांक, H का मतलब यहाँ प्लांक स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू अपन ने बताई थी 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, न्यू यहाँ पे क्या है? न्यू यहाँ पे आवर्ती है। ई तो हो गई ऊर्जा और न्यू हो गई आवृत्ति। ठीक है, तो ऊर्जा की जो प्लांक समीकरण है वो ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध को बताती है, E बराबर एच न्यू। और जो आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण है, E बराबर एम सी स्क्वायर। E ऊर्जा, M द्रव्यमान, C प्रकाश का वेग। M यहाँ पे है द्रव्यमान, C यहाँ पे क्या है? C यहाँ पे है प्रकाश का वेग। और प्रकाश के वेग का मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना? तो E बराबर एम सी स्क्वायर में C प्रकाश का वेग है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण है। तो इस प्रकार आइंस्टीन ने प्रकाश के दोहरे व्यवहार को बताया कि प्रकाश एक तो तरंगीय व्यवहार दर्शाता है और एक कणीय व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, गमन तरंग के रूप में और किसी सतह से इसका उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी कणों के रूप में, जिसको क्वांटा या फोटोन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का कणीय व्यवहार दर्शाने वाली घटनाएं। अब प्रकाश का कणीय व्यवहार दर्शाने वाली घटनाएं कौन कौन सी है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, कृष्णिका विकिरण और प्रकाश का तरंगीय व्यवहार दर्शाने वाली घटनाएं। ये कौन सी है?
अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण। ठीक है, तो ये प्रकाश का कणीय व्यवहार दर्शाने वाली घटनाएं और तरंगीय व्यवहार दर्शाने वाली घटनाएं हैं जिनको आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है ना। कल अपन परमाणु संरचना के आधुनिक मॉडल में डी ब्रोगली सिद्धांत को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।